आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नए अध्याय समानता पर चर्चा करना चाहेंगे. In this chapter, we will discuss about the concept of equality, and first we will deal about the meaning of equality and the difference between negative and positive equality, and third, the relationship between the liberty and equality. देखिए, इस अध्याय में हम लोग समानता के अर्थ को पहले समझेंगे और समानता के अर्थ को जानते हुए सकारात्मक समानता और नकारात्मक समानता के मध्य क्या अंतर है उस पर चर्चा करेंगे. इसके पश्चात हम लोग समानता और स्वतंत्रता के मध्य जो पारस्परिक संबंध है उस पर भी चर्चा करेंगे. देखिए, स्वतंत्रता की ही तरह समानता भी आधुनिक युग की एक बहुत आधुनिक अवधारणा है और जॉन लॉक ने स्वतंत्रता की ही तरह समानता को भी व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना था. आपको याद होगा 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का स्वाधीनता घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य जन्म से समान हैं और स्वतंत्र हैं. ठीक इसी प्रकार 1789 की फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी, फ्रांसीसी क्रांति में भी कहा गया था कि जहां तक मान मर्यादा और अधिकारों का प्रश्न है, सभी व्यक्ति, सभी इंसान जन्म से स्वतंत्र और समान है. और देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से 3 आदर्शों को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया गया था. याद कीजिएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. और इन्हीं 3 शब्दों को हमारे भारतीय संविधान में भी समाहित किया गया है. देखिए, आधुनिक राजनीतिक चिंतन प्रणाली में इन 3 शब्दों ने, स्वतंत्रता ने, समानता ने और बंधुत्व ने, एक प्रेरणा का काम किया है. और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में भी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी इन्हीं शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराया गया है. जब हम कहते हैं कि मनुष्यों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स में समानता को लेकर के एक जनरल परसेप्शन बन चुका है कि समानता का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए. देखिए, ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर यह बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन समानता का असल अर्थ होता है एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, ना कि सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए. देखिए, प्रतीकात्मक अर्थ में, जैसा कि अभी मैंने कहा, सिंबॉलिकली या सतही तौर पर हम कह सकते हैं कि मनुष्यों के बीच समानता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए. उदाहरण के तौर पर जब हम कहते हैं कि सभी मनुष्य जन्म से समान है, यानी कि प्रकृति ने या परमात्मा ने, ईश्वर ने सभी इंसानों को समान बनाया है, तो हमारा मतलब यही होता है कि सभी मनुष्यों को इक्वल राइट्स, इक्वल सोशल राइट्स, समान सामाजिक अधिकार मिलने चाहिए. उनके बीच में किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो भाषा हो या एरिया हो या जेंडर, लिंग, यानी किसी भी आधार पर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और लिंग के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिफरेंस, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. देखिए, नकारात्मक समानता और सकारात्मक समानता के मध्य यदि हम अंतर की बात करें, मैं कुछ पॉइंट्स का जिक्र करके फिर डिटेल में इसको इलैबोरेट करता हूं. बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये. देखिए, द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वालिटी इज बेसिकली बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट थॉट. भिन्न भिन्न विचारकों के अलग अलग विचारों की वजह से इसके बीच में हमें अंतर दिखाई देता है. देखिए, जो नकारात्मक समानता के विचारक है या समर्थक है, वो समानता की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई विशेष व्यवहार या विशेष प्राथमिक व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए. जबकि सकारात्मक समानता के लोग कहते हैं कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए. Equals ought to be treated alike in which they are really equals. On the other side, the supporters of negative equalities are saying that everyone should treat equally. दूसरा अंतर हमें दिखाई देता है. देखिए,
जो नकारात्मक समानता के समर्थक हैं वो कहते हैं कि प्राकृतिक असमानता के संदर्भ में नकारात्मक समानता के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास इन्होंने किया था। दे वर बेसिकली ट्राई टू डिफाइन द नेगेटिव इक्वालिटी इन द टर्म्स ऑफ नेचुरल इनइक्वालिटी। देखिए, इनका कहना था कि जो समानता है वो प्राकृतिक रूप से भी अव्यावहारिक है, तार्किक नहीं है। इसका मैं आगे जिक्र करूंगा, संक्षेप में बोल के आगे निकल जाता हूं। इनका ये कहना था कि प्रकृति में भी अगर आप देखें तो आपको असमानता दिखाई देती है। कुछ लोग लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई थोड़ा मोटा हो जाता है, कोई पतला होता है। तो इस तरीके से हमें प्रकृति में भी एक असमानता दिखाई देती है। कोई बौद्धिक रूप से ज़्यादा कुशल है, कुशाग्र है, वहीं दूसरा व्यक्ति मेंटली थोड़ा वीक हो सकता है। तो इनका तर्क था कि भाई प्रकृति में भी असमानता है, इसलिए सामाजिक जीवन में पूरी तरीके से समानता की बात करना तर्कहीन है। इसके ठीक विपरीत जो सकारात्मक समानता के समर्थक हैं उन्होंने दलील दी थी कि कृत्रिम असमानता के संदर्भ में इन्होंने सकारात्मक समानता के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया था। They were try to justify the positive equality in terms of artificial inequality। देखिए, इसमें रूसो की एक पुस्तक के बारे में मुझे याद आ रहा है जिसमें उसने ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी का जिक्र किया था, और रूसो ने कहा था कि कृत्रिम असमानता यानी हमें समाज में दो तरह की असमानता दिखाई देती है। एक होती है प्राकृतिक असमानता और एक होती है आर्टिफिशियल कृत्रिम असमानता। देखिए, प्राकृतिक रूप से कोई लंबा छोटा हो सकता है, कोई गोरा सांवला हो सकता है, कोई बात नहीं, ये प्राकृतिक विषमता है। लेकिन किसी व्यक्ति के साथ यदि जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या उसकी भाषा के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है तो ये वास्तव में इनइक्वालिटी है, ये असमानता है, ये विषमता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो नकारात्मक समानता के समर्थक हैं उन्होंने संरक्षण मूलक भेदभाव और सकारात्मक कार्यवाही का विरोध किया है। They were trying to justify the concept of negative equality in the context of protective, they were basically against protective discrimination and affirmative action। इन्होंने संरक्षण मूलक भेदभाव और सकारात्मक कार्यवाही का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि सरकार को कमजोर वर्गों के लिए, हाशिए पे बैठे लोगों को संरक्षण देने के लिए या उनके प्रति सकारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसके विपरीत जो पॉजिटिव इक्वालिटी के सपोर्टर्स थे, दे वर सेइंग दैट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एंड एफर्मेटिव एक्शन if it is based on logical ground then it can be justified। ये सही होगा यदि सरकार तर्क संगत आधार पर संरक्षण मूलक भेदभाव करती है और सकारात्मक कार्यवाही को लागू करने की कोशिश करती है। अब मैं डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, समानता का अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। बहुत से ऐसे विचारक हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, जैसे लॉर्ड एक्टन है, जूलियस हक्सले है, ये दो नाम बड़े फेमस है। और इन दोनों का ये कहना था कि समानता का अर्थ यही है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। इसलिए इन्होंने समानता के सिद्धांत को बहुत क्रिटिसाइज किया था। इनका कहना था कि समानता का सिद्धांत बिल्कुल अव्यावहारिक है, अन्यायपूर्ण है, और कभी कभी समानता के विरोध में यहाँ तक भी इन्होंने कहा कि भाई तर्क दिया जाता है कि प्रकृति में भी हमें पूरी तरीके से समानता नहीं दिखाई देती। प्रकृति ने भी बहुत सारे प्लैनेट्स को एक दूसरे से अलग बनाया है, पेड़ पौधे अलग बनाए हैं, पशु पक्षी अलग बनाए हैं, कीट पतंगे अलग बनाए हैं। हमें स्त्री पुरुष में भी भेद दिखाई देता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, जो मैंने अभी बात की। इसलिए हमें प्रकृति में भी एक असमानता दिखाई देती है। और इस प्रकार प्रकृति में जब हमें असमानता दिखाई दे रही है, उसे आप सामाजिक जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे समानता के रूप में या सकारात्मक कार्यवाही के रूप में, तो वो गलत होगा। इनका ये मानना था कि केवल ऐसा तर्क वही लोग देते हैं जो समाज, देखिए वास्तव में देखा जाए तो जो लोग कहते हैं कि सरकार को कोई भी वेलफेयर का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में भी हमें असमानता दिखाई देती है और सामाजिक तौर पे जो असमानता है उसे समानता में बदलने के लिए सरकार को कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो उसके पीछे वास्तव कारण यही है, जो रियल कॉज है, कि इन असमानताओं से ऐसे लोगों को बेनिफिट प्राप्त हो रहा होता है और जो इस लाभ को अपनी योग्यता का पुरस्कार मानते हैं और वो चाहते हैं कि दूसरे लोगों को इससे सदैव वंचित रखा जाए। देखिए, लॉर्ड एक्टन और जूलियस हक्सले दोनों ने ही इक्वालिटी के थ्योरी को अव्यावहारिक माना था, क्योंकि इनका कहना था कि
इंसानों की जो शारीरिक और मानसिक गुण हैं, जो फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ हैं, उसमें भी हमें जन्म से अंतर दिखाई देता है। जैसे पीतल है, सोना है, वो कभी एक नहीं हो सकता। इसी तरीके से इसका कहना था कि प्राकृतिक रूप से जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसे कम नहीं किया जाना चाहिए, उसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और इनका कहना था कि देखिए, व्यक्तियों को एक जैसा रिवॉर्ड, एक जैसा पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता। मैं मानता हूं इनकी दलील में काफ़ी तर्कसंगत है कि सभी लोगों को एक जैसा पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता, परंतु हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ह्यूमन बिहेवियर और विजडम को, यानी मानवीय व्यवहार और विवेक को प्राकृतिक असमानता के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। व्यक्तियों की प्राकृतिक असमानता होने के बावजूद भी हमें सभी लोगों, सभी व्यक्तियों की इक्वल ह्यूमन डिग्निटी और रिस्पेक्ट को दरकिरार नहीं करना चाहिए। उसकी समान मानवीय गरिमा को और उसके सम्मान को दरकिनार नहीं करना चाहिए। देखिए, सकारात्मक समानता पे हम लोग अब जिक्र करना चाहेंगे। देखिए, सकारात्मक समानता एक आधुनिक विचार है और समानता का अर्थ होता है, जैसा कि नकारात्मक समानता का कहना था, कि सभी लोगों के साथ एक व्यवहार किया जाए। वास्तव में सकारात्मक समानता के समर्थकों का कहना है कि समानता का सही अर्थ होता है एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। मैं इसको और सरल बना देता हूं आप लोगों के लिए। देखिए, आपने देखा होगा बहुत तरह के गेम्स होते हैं जिसमें दिव्यांग लोगों का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन दिव्यांग लोगों के साथ किया जाता है। किसी खास दिव्यांग व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा किसी खास व्यक्ति के साथ की जाती है। आपको क्या लगता है, अगर किसी मेल की रेस किसी फीमेल के साथ करा दी जाए, साधारणतः तो नेचुरल है मेल जीत जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा फीमेल्स का रेस फीमेल्स के साथ होता है, मेल का रेस मेल के साथ होता है। इवन आप रेसलिंग में भी देखेंगे कि लोगों का जो रेसलिंग कंपटीशन होता है उसमें भी वेट कैटेगरीज होती हैं। कितना ध्यान दिया जाता है एक जैसे लोगों के साथ। एक आप 100 किलो व्यक्ति की कुश्ती 50 किलो वाले व्यक्ति के साथ नहीं करा सकते। मैंने इसको सरल भाषा में समझाने का कोशिश किया है। दोबारा से, सकारात्मक समानता के समर्थकों का कहना है कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। इक्वल्स आउट टू बी ट्रीटेड लाइक इन विच दे आर रियली इक्वल। इसलिए समानता का सिद्धांत निष्पक्षता पर बल देता है और ये मानकर चलता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान मौका मिलना चाहिए, ताकि सम्मान और पर्याप्त अवसर के अभाव में हम में से किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा और योग्यता अंडर डेवलप, अविकसित ना रह जाए। देखिए, उदाहरण के तौर पर यदि मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो अवसरों का समानता का मतलब ये होता है कि सभी बच्चों को स्कूल जाने का मौका मिले, ना कि बिना योग्यता को देखे सभी को परीक्षा में पास कर दिया जाए या फिर एक जैसे मार्क्स दे दिए जाए। जब हम इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, समान अवसरों की बात करते हैं, तो उससे हमारा मतलब होता है सभी के लिए पर्याप्त अवसर, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। और इसी संदर्भ में एक और एग्जाम्पल दिया जा सकता है। जब हम रोजगार की बात करते हैं तो समानता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के माध्यम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से उन्हीं लोगों को सरकारी पदों के लिए चुना जाए जिन्होंने कॉम्पिटिशन्स में हाई नंबर यानी ऊंचे अंक प्राप्त किए हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो, कुल का हो, लिंग का हो, इसका कोई महत्व नहीं है। यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। ध्यान से देखिएगा, यदि सरकार या राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ संरक्षण मूलक भेदभाव का व्यवहार करती है या किसी एक समुदाय या वर्ग के साथ सकारात्मक कार्यवाही का व्यवहार करती है और उसका यदि कोई तर्कसंगत आधार है, उस भेदभाव का कोई तर्कसंगत आधार है, तो कुछ वर्ग और जातियों को रियायत दी जा सकती है। देखिए, डेविड स्पिट्स का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है जिन्होंने कहा था कि समानता का तकाजा केवल यही है कि सही स्थान पर सही व्यक्ति होना चाहिए। और आधुनिक युग में असमानताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाकर इस बात का पता लगाने की कोशिश की जाने लगी है कि कौन कौन सी विषमता है। ध्यान से सुनिएगा, आज के समय में असमानताओं यानी इनइक्वालिटीज, विषमताओं पर क्वेश्चन लगाकर
इस बात को ढूंढने की कोशिश की जाती है या जाने लगी है कि ऐसी कौन कौन सी इनइक्वालिटीज़ हैं जो सामाजिक व्यवस्था की उपज है, और इनमें से कौन कौन सी विषमताएं अनुचित भी है, और इसे किस प्रकार सामाजिक कार्यवाही के द्वारा दूर किया जा सकता है। एक मेरे को रिसेंट एग्जाम्पल माइंड में आया है अभी। देखिए, कुछ वर्ष पहले सरकार ने स्पेशली सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से थर्ड जेंडर कम्युनिटी के लिए, उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए सरकार को दिशा निर्देश दिए गए थे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, कि देखिए ये भी इंसान है, माना ये मेल नहीं है, ये फीमेल नहीं है, दे आर ऑल थर्ड जेंडर्स, बट डिस्पाइट दे हैव एन इक्वल राइट्स, उन्हें भी समान सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए, उनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको भी रोजगार मिलना चाहिए, उनको भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। और इसके लिए सरकार को इन उभय लिंग लोगों के लिए, इस थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के लिए आगे बढ़कर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को इनिशिएट करना चाहिए। देखिए, सकारात्मक समानता के समर्थन में सबसे पहले मैं जैन जिक्स रूसो के बारे में, जया जॉक रूसो इसे हिंदी में कहा जाता है, रूसो के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी, अ डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। इसके अंतर्गत रूसो ने तर्क दिया था कि यदि आप गौर से देखें तो हमें सभी इंसानों के बीच में दो प्रकार की इनइक्वालिटीज, दो प्रकार की असमानताएं प्राकृतिक रूप से दिखाई देती है। पहला नेचुरल इनइक्वालिटी और दूसरा कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनल इनइक्वालिटी। हिंदी में बोलूँगा प्राकृतिक विषमता और परंपरागत विषमता। इन दोनों के मध्य अंतर करते हुए रूसो का कहना था कि देखिए, प्राकृतिक विषमता स्वीकार्य है, व्यक्ति के जो लुक है उसमें अंतर हो सकता है, उसकी हाइट में डिफरेंस हो सकता है, उसके कलर में डिफरेंस हो सकता है, वो ठीक है, चलेगा। यदि व्यक्ति के साथ किसी भी इलॉजिकल ग्राउंड पर आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी होता है, कन्वेंशनल इनइक्वालिटी होता है, चाहे जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर, तो इस परंपरागत विषमता को, जिसे प्रकृति ने नहीं बनाया है, जिसे ईश्वर ने नहीं बनाया है, वो सभी विषमताएं जो मैन मेड है, जो ह्यूमन मेड है और जो आर्टिफिशियल बेस्ड है, उसका विरोध किया जाना चाहिए और उसमें सुधार किया जाना चाहिए। और प्राकृतिक विषमता के बाद में इसने कहा था कि देखिए, सभी इंसानों के बीच में एज को लेके, माइंडसेट को लेके, हेल्थ को लेके, फिजिकल जेस्चर को लेके बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई देते हैं, और चूंकि ये व्यवस्था प्रकृति की देन है इसलिए ये अपरिवर्तनीय होता है। वहीं दूसरी ओर जो परंपरागत विषमता है, जो आर्टिफिशियल इनइक्वालिटी है, जो ट्रेडिशनल इनइक्वालिटी है, जैसे धन और संपत्ति के आधार पे, आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास 3 वक्त का खाना भी नहीं होता और कुछ लोगों के पास अकूत संपत्ति होती है, कुछ लोगों के पास पद प्रतिष्ठा बहुत होता है, शक्ति बहुत होता है। तो उसका कहना था कि देखिए, कुछ गिने चुने लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जिससे जनसाधारण आज भी वंचित है। चूंकि ये विषमता सामाजिक व्यवस्था की देन है और परिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। और समानता की अवधारणा के कुछ मुख्य लक्षण हम लोग देख सकते हैं। देखिए, समानता की अवधारणा का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है एब्सेंस ऑफ स्पेशल राइट्स या एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति होना समानता का पहला मौलिक लक्षण है। देखिए, समानता के सिद्धांत की मान्यता है किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा या धन के आधार पर कोई विशेष अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए जिससे दूसरे लोग वंचित हो। ठीक इसी प्रकार दूसरी महत्वपूर्ण बात है समानता की, जो दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है, सभी लोगों को समान पर्याप्त अवसर मिले। एवरीबडी विल गेट इक्वल एंड सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी। समानता का सकारात्मक स्वरूप का अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को समान सामाजिक अधिकार के साथ सेल्फ डेवलपमेंट का मौका मिलना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति भेदभाव या शोषण की वजह से कहीं दबा ना रह जाए। इसके बाद एक तीसरी बात आती है, देखिए समानता पे, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तीसरी बात पे जो मैं गौर करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तर्क संगत आधार पर भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ऑन लॉजिकल ग्राउंड। देखिए, समानता का सिद्धांत
निश्चित तौर पर विशेष सुविधाओं और विशेष अधिकारों का विरोध करता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी वर्ग के साथ या समुदाय के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था ही ना की जाए। देखिए, दिव्यांगों, आप हम सभी को पता है, दिव्यांगों के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे स्कूल बना रखे हैं और उन स्कूलों में उनकी शिक्षा पर कुछ ज़्यादा खर्चा आता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा, जो लोग सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो एमसीडी के स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, भारत सरकार की तरफ से उन सभी बच्चों को स्कॉलरशिप्स दिया जाता है, उनको बुक्स, कॉपीज़ दिए जाते हैं। इवन आप जो पहली से 5वीं तक की क्लास होती है, जो प्राइमरी स्कूल है, उसमें भी आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। देखिए, उन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, उनको किताबें दी जाती है, उनको यूनिफॉर्म्स दिया जाता है। उसका एक उचित आधार है, उसका एक उचित तर्क है। इसलिए हमें ये कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि सरकार हमारे मान लीजिए किसी के पेरेंट्स बहुत वेल है, इकोनॉमिकली साउंड है और वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनके माता पिता को ये कहने का कोई आधार तर्क नहीं है कि हमारे बच्चों को भी मुफ्त में किताबें दी जाए, यूनिफॉर्म दिया जाए। देखिए, एमसीडी के स्कूल में हमें पता है ज़्यादातर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के बच्चे आते हैं और ऐसे बच्चों को शिक्षा की तरफ प्रेरित करने के लिए ये सरकार का एक सकारात्मक कार्यवाही है, ये सरकार का एक तर्कसंगत आधार है। जल्दी से एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। आपने देखा होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय में सभी वुमेन स्टूडेंट्स के लिए, सभी गर्ल स्टूडेंट्स को 1% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। देखिए, ये भी वास्तव में सरकार का एक एफर्मेटिव एक्शन है, एक डिफरेंस प्रिंसिपल है। इसका मतलब ये है, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो स्त्रियों का प्रतिशत आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों से कम है और स्त्रियों की शिक्षा के प्रति सहभागिता को बढ़ाने के लिए ये सरकार का एक सकारात्मक कदम है, ताकि बच्चों को, वुमेन या गर्ल स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का मौका मिले। देखिए, इसमें एक और उदाहरण देखा जा सकता है। सरकार बहुत सारे अनाथालय और वृद्धाश्रमों को भी आर्थिक सहायता देती है, ठीक है। और ये जो आर्थिक सहायता दी जाती है, उसका मूल कारण ही यही है कि उस भेदभाव का एक तर्कसंगत आधार है। कहने का मतलब ये है कि समानता के 3 मौलिक लक्षण होते हैं: विकास करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं, भेदभाव का तर्कसंगत आधार हो और किसी भी वर्ग या समुदाय को कोई विशेष अधिकार प्राप्त ना हो। ठीक इसी प्रकार देखिए सर, जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कि सरकार मिड डे मील योजना चलाती है और इन योजनाओं, नीतियों और कार्यवाहियों को हम पक्षपात नहीं कह सकते, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार सकारात्मक कार्यवाहियों को ही, यानी भेद मूलक न्याय को ही लागू करने की कोशिश करती है। और इसे ही एक समतावादी विचारक थे जॉन रॉल्स, उन्होंने अपने न्याय के सिद्धांत में डिफरेंस प्रिंसिपल कहा है, जिससे हाशिए पर बैठे नागरिकों को सरकार विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश करती है और इसके माध्यम से सरकार और ऐसी कई सारी नीतियों को लागू करने की कोशिश करती है, जिससे लोगों को अपने विकास का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो। देखिए, इसके उपरांत हम लोग स्वतंत्रता और समानता, देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्वतंत्रता और समानता के मध्य परस्पर संबंध, जिसको मैं अगले लेक्चर में पूरा डिटेल में लूँगा। देखिए, स्वतंत्रता और समानता हम जानते हैं दोनों ही लोकतंत्र का आधार है, और समानता की अवधारणा जहाँ नागरिकों को अपने विकास के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करती है, वहीं लिबर्टी का कंसेप्ट, स्वतंत्रता की अवधारणा, राज्य की अपेक्षा व्यक्ति पर ज़्यादा जोर देती है। और स्वतंत्रता और समानता के मध्य हमें 2 प्रकार का विवाद दिखाई देता है। नंबर 1, एक विचारक वो दिखाई देता है, एक धड़ा वो दिखाई देता है जो कहता है कि स्वतंत्रता और समानता के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है, ये वास्तव में एक दूसरे के पूरक है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा धड़ा दिखाई देता है जो कहता है कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य परस्पर विरोधाभास है। इसलिए वास्तव में देखा जाए तो स्वतंत्रता और समानता के बीच में कोई भी पारस्परिक विरोध नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों ही एक दूसरे की पूर्व निर्धारित आवश्यक शर्तें हैं। धन्यवाद।